नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। दिल्ली में सर्दी अधिक लग रही है अजीत जी। पटना हाँ, में तो सियासत की गर्मी है। सीवियर सीवियर कोल्ड डे और है, 2-3 दिन का ही है, लेकिन है। हाँ, जी जी जी, आपने पूरा जैकेट पहन रखा है, लेकिन पटना में सियासत की गर्मी से हम सभी जो खबरों की दुनिया के लोग हैं वो तो झुलसते ही रहते हैं। इसलिए इस गर्मी का भी ख्याल रखना होता है और सर्दी के साथ संतुलन भी बैठाना होता है। मैं तो बंद कमरे में हूं, आप भी बंद कमरे में होंगे। तो देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं और बिहार में क्या चल रहा है इधर के दिनों में, ये तो हम नहीं कहेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार डामाडोल की स्थिति में है। लेकिन हां, नीतीश कुमार के मन में क्या है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कहा भी जाता है नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनका मन जानता है। पत्ता अंतिम समय में खुलता है। लेकिन कुछ चीजें संकेत दे रही हैं। जैसे केंद्र सरकार बिहार के प्रति मेहरबान होती दिख रही। तनातनी थी नीतीश कुमार के साथ, लेकिन अब वे बातें भी मान ली जा रही है जिसके लिए अमित शाह भी तैयार नहीं होते थे। जनता के बीच खुले तौर पर बोला करते थे वहां कुछ होना है। तो देखिए, अब केंद्र सरकार इस बात के लिए भी राजी हो गई कि दरभंगा में जहां बिहार सरकार ने प्रस्तावित किया था जिस जमीन पर, जिसे खाई कहा जा रहा था, वहीं एम्स बनेगा। इसके पहले केंद्र सरकार ने दीघा सोनपुर 6 लेन को मंजूरी दी, हजारों करोड़ की परियोजना। और चर्चाएं तो यहां तक भी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है उसके लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। तो ये सारे संकेतक जो हैं, और फिर बिहार में जो स्थिति है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कोई ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। तेजस्वी यादव भी पटना में, हमने कई मौकों पर देखा कि तेजस्वी यादव के कारण कैबिनेट की बैठक को रिशेड्यूल किया गया, लेकिन पिछले मंगलवार और उसके पहले वाले मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक नहीं की गई। फिर आप देखिए, तेजस्वी यादव विदेश नहीं गए, ईडी के सम्मन के बुलावे पर नहीं गए। तो ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां नीतीश कुमार के मन में जो कुछ है उसे लेकर सबों को बेचैन करती है। और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन लोग पहुंच गए हैं? ललन सिंह मौन ही हो गए हैं, जो बीजेपी के बिल्कुल मुखर विरोधी हैं। तो ये स्थिति परिस्थिति, केंद्र का एम्स को तोहफा दे देना, ये क्या संकेतक हैं ऐसी स्थिति में? ये क्योंकि नीतीश कुमार, देखिए, एम्स या दरभंगा एयरपोर्ट की बात होती है तो कहा जाता है कि ये संजय झा के निजी प्रयासों की जीत है। तो क्या संकेतक है अजीत जी? देखिए ये सारी चीजें ज्ञानेश्वर जी इसलिए हो रही हैं, हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये सब जी। इसलिए हो रही हैं कि चुनाव नजदीक है। अब हम्म। लोकसभा के चुनाव की घोषणा किसी भी समय अगले महीने हो सकती है, फरवरी एंड में चुनाव की घोषणा हो सकती है। पिछले बार 2019 के चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी। तो जी ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि फरवरी अंत में या मार्च के पहले हफ्ते में तो घोषणा होनी है। तो जी। लोकसभा चुनाव एकदम सर पर आ गया है, उसकी घोषणा होनी है। तो हम्म। उसके पहले हर पार्टी को अपनी पोजीशनिंग करनी होती है, हर पार्टी को एक स्टैंड लेना होता है। और पिछली हम्म। बार जो एक तरफा रिजल्ट आए थे, आपने देखा था कि 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत गई थी। और जो जी। सबसे बड़ी पार्टी है, जो उसके पहले उसके विधानसभा में अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको कोई सीट नहीं मिली थी। राष्ट्रीय जनता दल, जिसका अपना एक एक कोर और पक्का वोट बैंक है, उसको एक भी जी। सीट नहीं मिली। कांग्रेस जरूर हम्म। एक सीट जीती थी। तो इस तरह का एक तरफा रिजल्ट आया था। जीरो पर जो है उसको खाता खोलना है, उसको अपनी सीटें बढ़ानी है, अपनी प्रासंगिकता दिखानी है। जिसने सारी सीटें जीती थी, जिस एनडीए ने, वो बिखरा हुआ है। उसमें नीतीश कुमार को अपनी जी। 16 सीटें बचाने बचाने की चिंता है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी 17 सीटें बचाने की चिंता है। तो ये जो जी। सारी आप देख रहे हैं पोजीशनिंग, जो पिछले ये आज आज आप ये सब चीजें जो हैं वो कल्मिनेशन बोलते हैं, एक से एक के बाद एक जो चीजें होती जा रही हैं, उसकी जी। परिणति है। आज जो आप देख रहे हैं कि कहीं कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है या भारत सरकार मेहरबानी दिखा रही है, ये सब चीजें पिछले 1-2 महीने से जो प्रोसेस चल रहा है उसका नतीजा, उस प्रक्रिया की परिणति है ये।
जी, प्रक्रिया ये शुरू हुई, पहले प्रक्रिया शुरू हुई, किसी न किसी को पहल करनी होती है। जब चुनाव का समय आता है और किसी नए फॉर्मेशन की ज़रूरत लगती है या मौजूदा फॉर्मेशन में मोल-भाव करने की ज़रूरत लगती है, तो फिर उसमें लोग अपना-अपना मूव चलते हैं, अपना-अपना दाँव चलते हैं। जी, पहले एक दाँव आरजेडी ने चला कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, एक दबाव की राजनीति आरजेडी ने की। उस दबाव को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए नीतीश कुमार ने एक दाँव चला। तो नीतीश कुमार का जो दाँव था, जो उनका पत्ता था, जो उनका ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं, जो उन्होंने चला वो था कि ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जी, तो इसका एक मैसेज उसने सिग्नल रिसीव किया आरजेडी ने। इसका एक सिग्नल आरजेडी को था, आरजेडी ने रिसीव किया, एक सिग्नल बीजेपी ने रिसीव किया। जी, दोनों ने अपने-अपने हिसाब से नीतीश कुमार ने जो सिग्नल दिया उसको रिसीव किया और अब सब उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। हुँ, उस दल के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जो ये पीछे 1-2 महीने लगातार ये चीज़ें हुई। 1 महीने तक ये चला कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, देना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, मान मनोबल का दौर चला। फिर एनडीए में एक तरह की खटपट हुई, इंडिया में माफ़ करिएगा, जो अब विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसमें एक एक खटपट हुई नीतीश कुमार को लेकर के, उनको किनारे करने की चर्चा हुई जो दिल्ली की बैठक में। और उसके बाद जी, अचानक नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं, जो राजनीति हो रही है बिहार में और बिहार को लेकर के दिल्ली में, उसका उसका मकसद, उसका संकेत ये है कि बीजेपी ने भी जो मैसेज देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, उस मैसेज को रिसीव कर लिया है और अच्छा, आरजेडी ने भी उस मैसेज को रिसीव कर लिया है। जी, नीतीश कुमार का मैसेज आरजेडी के लिए ये था कि हुँ, अगर आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमारी तरफ से भी प्रेशर पॉलिटिक्स होगी और हमार आपके जी, पास विकल्प नहीं है, मेरे पास विकल्प है। ये 2 चीज़ें नीतीश कुमार को बतानी थी आरजेडी को जी, कि आपके पास विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब कि आप बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, आपको अकेले ही लड़ना होगा या जो आपकी पुरानी जो सहयोगी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस या लेफ्ट की कोई पार्टी, इस तरह की आप पार्टियों के साथ ही आप लड़ सकते हैं। आपको कोई मेजर अलायंस का पार्टनर नहीं मिलेगा बिहार में। देश में भले जी, जो मिल जाए, बिहार में आपको नहीं मिलेगा। और हुँ, मेरे पास ये विकल्प है कि हम बीजेपी के साथ चले जाएँ, कुछ समझौता करना पड़ेगा तो हम वो भी कर लेंगे। आरजेडी तो कोई समझौता भी करे तब भी उसके पास विकल्प नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार तो समझौता करे तो उनके पास विकल्प है। तो ये मैसेज आरजेडी ने रिसीव किया और एकदम आप देखिए उसके सारे नेता चुप हो गए, सारे दबाव की राजनीति बंद हो गई, बल्कि घड़ी की सुई उल्टी चलने लगी। हुँ, जो जो सब लोग खामोश हो गए थे, अब तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश कुमार सबसे काबिल व्यक्ति हैं, इंडिया अलायंस में, अपोजिशन के अलायंस में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए है। यही बात जेडीयू ने कही और आरजेडी ने जी, उसको एंडोर्स किया कि उनको हुँ, उनको संयोजक क्या, वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनसे काबिल कोई नहीं है। जी, और हुँ, उसके अलावा जो दबाव की पॉलिटिक्स थी, वो एकदम से खत्म हो गई आरजेडी की तरफ से। अब आरजेडी न्यूट्रल होकर के देख रही है, अगला मूव का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार का सिग्नल था, उसको भी एकदम उसी सेंस में, जिस सेंस में नीतीश कुमार ने दिया था, बीजेपी ने रिसीव किया और जी, बीजेपी को ये लगा कि अब नीतीश कुमार ओपन है बातचीत करने के लिए। हुँ, हुँ, नीतीश कुमार से अब बातचीत हो सकती है। थोड़े दिन पहले जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, तब तक तो जबरदस्त रिजिडिटी थी। एकदम अडिग थे हुँ, अपने स्टैंड पर कि किसी हाल में हम किसी से बात नहीं करेंगे और बीजेपी को उसकी हैसियत दिखाएँगे, ये स्टैंड था। इसी स्टैंड के साथ बिल्कुल, नीतीश कुमार गए भी थे बीजेपी को छोड़ करके। लेकिन हुँ, उन्होंने कब से सिग्नल देना शुरू किया ज्ञानेश्वर जी, जो हमको ध्यान आ रहा है, और भी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन हमको ध्यान आ रहा है, जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम था मोतिहारी में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का, और वहां उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लोगों की तरफ दिखा करके कहा कि अरे इनसे हमारा संबंध थोड़े खत्म हो जाएगा, तो जीवन भर का संबंध है हमारा। तो जी, उन्होंने भाजपा से संबंध की दुहाई दी और उसके थोड़े दिन पहले हमको लगता है हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी कि वो दीनदयाल हुँ, उपाध्याय की मूर्ति पर फूल चढ़ाने गए थे। जी, फिर उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की को श्रद्धांजलि देने गए, अरुण जेटली को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वो लगातार बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हो गए। हम लोगों ने देखा G20 की बैठक में वो मना करने के बावजूद, जो दूसरी पार्टियां थी वो मना कर रही थी, जो विपक्ष के गठबंधन की जो पार्टियां थी वो मना कर रही थी, इसके बावजूद वो गए उसमें। और हुँ, उनके हुँ, साथ प्रधानमंत्री की बड़ी अच्छी एक तस्वीर आई, हंसती हुई तस्वीर, जिसमें विदेशी मेहमानों के साथ खड़े हैं वो, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। तो ये सब चीजें एक एक करके ऐसी हो रही थी कि वो एक मैसेज नीतीश कुमार अपनी तरफ से दे रहे थे कि हम अवेलेबल हो सकते हैं बीजेपी के साथ भी तालमेल करने के लिए। और उसका अंतिम अंतिम पत्ता उस दिन चला जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब बीजेपी ने इस मैसेज को पकड़ लिया और बीजेपी के सारे नेताओं के सुर नरम पड़ गए हैं।
जी अब ये बिल्कुल। आपने देखा वो जो कह रहे थे लोग कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं और कोई चांस नहीं है, अब कंधे पर नहीं बिठाएंगे, वो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरे हम्म। तरफ से बातें जरूर हो रही हैं कि आरजेडी जेडीयू का विलय हो सकता है, या उनकी जो भी बातें आपस में कुछ ना कुछ तो अपोजिशन में है, अभी तो बोलेगी बीजेपी बिहार में जो हम्म। अपोजिशन में है। लेकिन निजी हमले, बड़ा राजनीतिक बयान, ये सब बंद हो गया है। सुशील मोदी जी। लगातार मुखर थे सोशल मीडिया में, वो लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ना कुछ लिखते थे, अब वो भी चुप हो गए हैं। और हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एक 3064 करोड़ रुपए की परियोजना दीघा सोनपुर की मंजूरी दी 6 लेन जी। करने की उसको भारत सरकार ने। और अभी एम्स में हम्म। जिस जगह को लेकर के विवाद था, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की जो बताई हुई जगह है उस जगह पर किसी हाल में भारत सरकार एम्स नहीं बनने देगी, उसी जगह को मंजूरी दे दी वहां बनाने की। तो ये जी। एक इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो संदेश देना चाहा है वो संदेश रिसीव हो गया है। आज की तारीख में अगर इसको ऐसे कहें कि जो लोग व्हाट्सएप भेजते हैं मैसेज, तो पहले एक टिक होता है, फिर 2 ग्रे टिक होता है और फिर फाइनली ब्लू टिक हो जाता है। तो जी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के मैसेज पर 2 बार ब्लू टिक हो गया है, बीजेपी की तरफ भी आरजेडी की तरफ भी, दोनों तरफ उनका मैसेज रिसीव हो गया है। मैसेज उनका एक ही है, लेकिन दोनों तरफ दोनों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या करके उस मैसेज को रिसीव कर दिया। अब ब्लू टिक होने के बाद है कि जवाब क्या आता है। कई बार होता है कि आदमी मैसेज देख के छोड़ देता है, जवाब नहीं देता है हम्म। पढ़ लेने के बाद हम्म। भी। हालांकि इसको बड़ा रूड माना जाता है कि ठीक नहीं माना जाता है, कटसियस नहीं होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है जी। उसके ऊपर। तो हम्म। परोक्ष रूप से अभी बीजेपी ने रिस्पॉन्ड कर दिया है उसके ऊपर। नीतीश कुमार के प्रति उनके सुर नरम हो गए हैं, उनसे बताया जा रहा है कि कोई निजी दुश्मनी नहीं है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मंजूरी दी जाने लगी है। और बिहार को, जैसा आपने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने की एक कमेटी बनाई जा सकती है, अगर इतना भी हो जाता है तो नीतीश कुमार के लिए एक फेस सेविंग हो जाएगा कि वो जो प्रोजेक्ट हम्म। पिछले 10-12 साल से जो मुद्दा उठाते रहे हैं और जिसको लेकर के उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठता है, उनकी निष्ठा पर, कि आप जब इधर होते हैं तभी उठाते हैं और जब सरकार के साथ जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, उसका एक जी। बचाव, उनको एक फेस सेविंग इसका मिल जाएगा कि अगर बीजेपी उनको इस तरह की कोई कमेटी भी बना देती है या कोई भी बात कह दी जाती है, किसी बड़े पैकेज की भी घोषणा हो जाती है, तो ये कुल मिलाकर के अभी इतना है। जो इस ठंडी में जिसकी वजह से तापमान बढ़ा हुआ है, वो इसी वजह से है कि सब आदमी देख रहा है स्टेटस व्हाट्सएप में कि नीतीश कुमार का मैसेज ब्लू टिक हो गया है आरजेडी के यहाँ भी और बीजेपी के यहाँ भी। अब आगे क्या होता है ये देखिए। तो अजीत जी देखिए आगे क्या होता है, आपने कहा ब्लू टिक हो गया है। और इधर के दिनों में, पिछले 2 दिनों में एक और डेवलपमेंट आपने देखा होगा, शुरू तो बीजेपी वालों ने ही छेड़ा, ये संयोजक कन्वेनर का पद क्या होता है जी। तो ये तो झुंझुना है। जबकि जहां तक मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडिस को, बाद में शरद यादव को कन्वेनर बनाया था। गरिमामय एक पद, चाहे आप सांकेतिक ही कह लें। जेडीयू के कई नेताओं और मंत्रियों ने कहा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए इंडिया अलायंस में। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, और इंडिया ब्लॉक को आप समझते हैं, वहां प्रधानमंत्री पद को लेकर वैकेंसी कहां है? सबसे बड़े उम्मीदवार तो राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया। तो नीतीश कुमार के नाम को जब बात शुरू हुई कि कन्वेनर बना दिया जा सकता है प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताकर, क्या भागने का एक रास्ता तलाशा जा रहा है क्या? कि आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। हिंदी पट्टी में जो एक्सेप्टेंस है नीतीश कुमार का, और बगैर हिंदी पट्टी प्रदेशों की सरकार तो बनती नहीं है दिल्ली में। तो ये जो सुर बदला है, प्रधानमंत्री पद, कन्वेनर नहीं, कन्वेनर का ही मामला पेच फंसा हुआ था। मुझे कल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दिल्ली से फोन किया, कांग्रेस पार्टी तैयार है कन्वेनर बनाने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टियों से सहमति लेनी होती है, वहां मामला अटका हुआ है। तो कन्वेनर का ही मामला अटका हुआ है और अब पीएम की बात होने लगी। ये क्या है जी? कोई रास्ता तो नहीं तलाशा जा रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप बिल्कुल, यही कारण है। एक जी। क्या है कि एक झगड़ा बढ़ाने की बात होती है। एक तो पहले बीजेपी ने भी झगड़ा बढ़ाया कि इन दोनों में झगड़ा हम्म। लगाए कि भाई ये संयोजक का पद क्या होता है, वो तो झुंझुना होता है। जी। नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को पता है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया जाना है अपोजिशन की तरफ से। ये बहुत हम्म। कैटेगोरिकली दिल्ली की बैठक में साफ कर दिया गया था, कांग्रेस ने साफ कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस समय नाम रखा ममता बनर्जी ने और इंडोर्स किया जी। उसको आम आदमी पार्टी ने, उसी समय कांग्रेस ने और खुद खड़गे ने भी कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात जी। कांग्रेस ने कही, उसके बाद यही बात शरद पवार ने कही और उसके कई लोगों ने, कई दूसरी पार्टियों ने भी कहा कि बिल्कुल ये ठीक स्ट्रेटेजी होगी कि आप बिना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ें। क्योंकि आप जी। जैसे ही एक चेहरा घोषित करेंगे
वैसे ही बाकी राज्यों के जो प्रादेशिक क्षत्रप हैं वो उदासीन हो जाएंगे, उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, उनके मतदाताओं की भी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। जी ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं होती है। जब आपके पास नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है, उस तरह का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो जी चेहरा बिना घोषित किए लड़े, ये बेहतर रणनीति होती है। जैसा अभी हम सब लोगों ने देखा कि 3 राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, वहां उसने कैसी राजनीति की थी। हम्म हर बड़े नेता के क्षेत्र में अमित शाह ने कहा कि आप इनको चुनाव जितवाइए, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। जी तो हर क्षेत्र में अच्छा कई बड़े चेहरे उतार दिए उन्होंने, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, तो सब जगह ये मैसेज बना हम्म कि ये भी सीएम हो सकते हैं, ये भी सीएम हो सकते हैं, तो सबने खूब मेहनत की। यही जी स्ट्रेटजी इंडिया ब्लॉक अपनाना चाह रहा है कि नाम नहीं घोषित करिएगा तो हर आदमी अपने अपने राज्य में बहुत मेहनत करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो भी बन सकता है। अब हम्म अगर अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो ममता बनर्जी के यहाँ किस बात के लिए लोग उनको वोट करेंगे? जब उनको प्रधानमंत्री बिल्कुल बनना ही नहीं है या शरद पवार को बनना ही हम्म नहीं है, तो किस लिए करेंगे हम्म लोग? तो ये बहुत सोच समझ करके एक कॉन्शस और फैक्ट बेस्ड डिसीजन था जो कांग्रेस ने लिया और दूसरी पार्टियों ने इंडोर्स किया। ये नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को पता है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं मिलने वाली है। इसके बावजूद उस पर इंसिस्ट करने का मतलब है कि अगर मना किया जाएगा तो हमारे पास एक बहाना रहेगा कि भाई आपने इतने बड़े जी नेता, कोई तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और आपने इनको नहीं बनाया। तो जब प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है तो और बिहार में ही रहना है, तो क्यों नहीं हम दूसरे गठबंधन के साथ चले जाएं, वहां भी प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलनी है। तो जी ये एक निश्चित रूप से ये जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स इस बात को लेकर के है कि इस पर मना किया जाएगा तो हम लोग के पास एक रास्ता बन जाएगा निकल के छोड़ के जाने का। कई रास्ते उस तरह के हम्म बनाने की कोशिश होगी ज्ञानेश्वर जी, हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं, कई रास्ते, कई कोशिश उस तरह की होगी। जैसे इसको दो हिस्सों में बांट करके देखिए, एक हिस्सा हम्म तो पॉजिटिव पोजिशनिंग का है जो बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है, इनके प्रति सॉफ्ट हो जाना, इनके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना, ये एक पॉजिटिव पोजिशनिंग है। दूसरा एक नेगेटिव पोजिशनिंग हो सकती है कि इनको मजबूर किया जाए कि आप छोड़ दीजिए, उसमें जी एक है झगड़ा लगाना। दूसरा है हम्म कि आरजेडी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज करना, और हम्म वो कार्रवाई किसी भी समय तेज हो सकती है। अभी आपने देखा कि एक दिन में, जो कल और परसों का दिन था, गुरुवार और शुक्रवार को 3 राज्यों में बड़े विपक्षी नेताओं के खिलाफ एकदम सुनियोजित तरीके से एक साथ ईडी की कार्रवाई हुई। जी पहले मैं हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के करीबी पूर्व विधायक और कांग्रेस के एक विधायक, इन दोनों के यहाँ छापा मारा ईडी ने, और ये हम्म गुरुवार को हुआ। शुक्रवार को ममता बनर्जी के स्ट्रॉन्ग मैंस जो दक्षिण 24 परगना के बड़े नेता हैं, शाहजहां शेख हों या एक और बड़े नेता थे उनके, वो हों, या वहां रोहित पवार हो महाराष्ट्र में जो शरद हम्म पवार के पोते हैं, इन सब के यहाँ एक साथ कार्रवाई, 15-15, 20-20 जगहों पर ईडी ने छापे मारे। तो ये जी अब देखिए 3 राज्य तो हो गए, आगे दूसरे राज्य, यहाँ हम्म भी 2-3 दिन पहले झारखंड में हुआ था 12-13 ठिकानों पर, जिसमें मुख्यमंत्री के मीडिया हम्म एडवाइजर के यहाँ भी हुआ। तो अब ये एक आईएएस के यहाँ हुआ, तो ये चीजें अब शुरू होंगी, बहुत तेज होंगी। तो ये एक तरीका हो सकता है, एक रास्ता वहां से भी नीतीश कुमार को मिल सकता है कि कार्रवाई होने लगी, छापे पड़ने लगे, गिरफ्तारियां होने लगी, तो एक रास्ता वहां से भी बन सकता है। तो ये कई तरह के, दोनों तरह की के मौके उनको दिए जा रहे हैं, चूंकि वही हमने फिर दोहरा रहे हैं कि बीजेपी ने उस मैसेज को, उस सिग्नल को रिसीव कर लिया है। तो जी उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद अब एक वे आउट तो देना होगा ना, एक रास्ता देना होगा, एक हम्म रास्ता बनाना होगा कि वो सहज रूप से आए और कन्विंसिंग तरीके से बिहार की जनता को बता सकें कि भाई हम इस वजह से आ रहे हैं। तो एक तो बिहार के हित की बात जो हम लोग कल डिस्कस किए, संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार जो कुछ भी करते हैं वो बिहार की जनता के लिए करते हैं। तो निश्चित अपने रूप लिए से कुछ नहीं करते हैं हाँ, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो अगर वो छोड़ते हम्म भी हैं, तो हम्म छोड़ते भी हैं तो वो कहा जाएगा कि बिहार की जनता के हित को देखते हुए उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार मंजूर कर रही है जिससे बिहार के करोड़ों लोगों का भला होना है, और दूसरी तरफ कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है अभी तक न गठबंधन तय हो रहा है, न सीटों का बंटवारा तय हो रहा है, न संयोजक तय हो रहा है, न मुख्यमंत्री का कोई व्यक्ति है लड़ने के लिए उधर से। तो वैसे गठबंधन में रह के और फिर से बिहार का नुकसान क्यों करें? अगर वो गठबंधन हार जाता है फिर क्या करेंगे? फिर बिहार का भविष्य क्या होगा अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये तमाम जी तरह की बातें होंगी कहने के लिए। और इन सब बातों में नीतीश कुमार बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने वो किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे तो बड़े कन्विंसिंग तरीके से, बड़े भरोसे के साथ लोगों को ये विश्वास दिला देंगे, यकीन दिला देंगे कि ये काम वो उनके भले के लिए कर रहे हैं, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितना भी ठीक है लोग कहें, बिहार में कितना भी जी लोग कहें नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार हैं, उनको कुर्सी से बहुत प्रेम है, कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी जो हो जाए, ये सब जितना कुछ कहिए, इससे जनता को कोई मतलब नहीं होता है ज्यादा कि कुर्सी पर कौन बैठ गया है, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं तो बैठे हम्म हुए हैं, उनका किस में भला हो रहा है, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये लोग जरूर समझते हैं।
और जी यही उनकी बिल्कुल। ताकत है कि वो लोगों को अपना इंटरेस्ट बताते हैं और उस इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक वादे नीतीश कुमार ने भले तोड़े हों, राजनीतिक गठबंधन भले तोड़े हों उन्होंने, लेकिन जनता से जो वादा उन्होंने किया था वो शायद ही कोई वादा उन्होंने तोड़ा होगा। अपनी तरफ से उसको पूरा करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। आज देखिए, चाहे बहाली हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, ये अभी 2-2 लाख रुपए देने की उन्होंने जो घोषणा की है वो हो, जाति हम्म, गणना का मामला हो, आरक्षण बढ़ाने की बात हो, तो इन सब का क्रेडिट किसको मिलेगा? आप देखिए पिछले कुछ दिनों से तमाम जो विज्ञापन अखबारों में छपे, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे, उन सब में नीतीश कुमार का चेहरा है। सारा क्रेडिट नीतीश कुमार जी। को है। हम्म, ये हो सकता है तेजस्वी यादव की नाराजगी का एक कारण ये भी हो, लेकिन लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में तो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। हम्म। इस बात को तो बीजेपी भी तो समझ रही ठीक है। है। हाँ, हाँ ठीक है अजीत जी, चलिए हम लोगों ने भागने और न भागने, जाने और न जाने पर मंथन तो किया ही। अब इसके पॉलिटिकल गुंदोष की भी चर्चा करते हैं, घाटा और नफा कि यदि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ ही सरकार में रह जाते हैं तो उन्हें और उनकी पार्टी को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और यदि बीजेपी के साथ जाते हैं तो जेडीयू का भविष्य क्या है, नीतीश कुमार को क्या फायदा है, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे या दिल्ली का रास्ता भी खुलेगा? देखिए, एक पहले ये इन दोनों सवालों को बारी-बारी से करते हैं। पहले आरजेडी के साथ अगर बने रहते हैं वो, और जी। मतलब इंडिया गठबंधन में वो बने रहते हैं, तब क्या होगा? इस पर जी। पहले इस पर देखें हम लोग। देखिए, एक तो पहले ये हम्म। क्लियर कर दें कि इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं है। इसमें बहुत हम्म। इफ बट्स हैं, बहुत अगर-मगर हैं, क्योंकि वो इनकी कुछ शर्तें हैं, इधर भी रहने की, उधर भी रहने की। उसमें जी। कौन-कौन सी शर्तें मानी जाती है? एक भी शर्त अगर नहीं मानी गई तो तस्वीर बदल जाएगी। सारी हम्म। शर्तें मान ली गई तो अलग तस्वीर होगी। तो उसके साथ जो वो आप देखते होंगे चारों तरफ जो सेल निकलता है, सेल में और वो स्टार बना रहता है कि कंडीशन अप्लाई, तो हम लोग जो भी कर रहे हैं जी। इसमें कंडीशन अप्लाई है। टर्म्स एंड तो कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, तो वो जी। उस टर्म एंड कंडीशन के साथ अगर आरजेडी के हम्म। साथ रहते हैं नीतीश कुमार, हम्म। तो हम्म। एक तो पहला ये है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे तभी रहेंगे। आरजेडी, जी। और वैसे भी दिख रहा है कि आरजेडी ने अब वो दबाव हटा दिया, वो प्रेशर वापस ले लिया है कि तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो एक तो हम्म। मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और दूसरा ये है कि फायदा ही कहेंगे इसको, नुकसान तो अभी कोई नहीं है। आरजेडी के साथ भी बने रहने में भी तुरंत कोई नुकसान नहीं है। हम्म। फायदा ये है कि उनकी सीटें जो अभी वो 17 सीट फिर लड़ने की बात कर रहे हैं, जो आपने भी देखा होगा हम्म। कि एक चर्चा आ रही है कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। एक फॉर्मूला था कि 16 आरजेडी, 16 जेडीयू, और बची हुई 8 सीटों में 6 सीट कांग्रेस और 2 लेफ्ट। फिर खबर आई कि नहीं, जी। 17-17 सीटें दोनों पार्टियां लड़ेंगी, और जो 6 हम्म। सीटें बचती हैं उसमें 4 या 5 कांग्रेस और 1 या 2 लेफ्ट। जी। इस तरह का फॉर्मूला है। अब इसमें अब हम्म। कितनी सच्चाई है, अब ये अलग बात है, लेकिन ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में लड़ते हैं नीतीश कुमार, तो उनको 16 सीटें अभी हैं, उसमें कुछ सीटें तो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी, क्योंकि कम हो वो जाए। अभी, हाँ, चूंकि लोकसभा का चुनाव है ये, और उनके प्रति हम्म। तमाम सद्भाव के बावजूद बिहार के लोगों का, उनको जो वोट देने वाले जो मतदाता हैं, उन हम्म। मतदाताओं में एक बड़ा वर्ग है जो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देता है। जी। विधानसभा में उनको देता है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको हम्म। देता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी को वोट देता है। इसीलिए हम्म। लोकसभा का नतीजा उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का विधानसभा का था। जी विधानसभा बिल्कुल। के नतीजों में बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है और आरजेडी जेडीयू अलायंस को ज्यादा फायदा होता है। लोकसभा में वो हम्म। फायदा थोड़ा कम होगा। तो जी। उनकी सीटें तो कम हो जाएंगी निश्चित रूप से। लोकसभा की हम्म। कुछ सीटें उनकी कम होंगी और बड़ा फायदा आरजेडी को हो जाएगा कि जी। आरजेडी जो जीरो पर है वो बढ़, उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि उसकी सीटें दहाई में भी पहुंच जाए, उसको अच्छा। 10-20 सीट मिल जाए, 11 सीट मिल जाए या 9 सीट मिले, हम्म। मतलब उसकी सीटें बढ़ेंगी। हम इसको एक जी। केस बना सकते हैं, जो सी वोटर का सर्वे है जिसका कई बार हमने जिक्र किया हम लोगों ने, तो हम्म। आधी-आधी सीटें बढ़ती दिख रही हैं दोनों गठबंधनों में, अगर आरजेडी के जी। साथ नीतीश कुमार रह जाते हैं तो। तो एक बड़ा हम्म। फायदा यह है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी पार्टी इंटैक्ट रहेगी, उनकी विधान लोकसभा की सीटें कुछ कम होंगी, लेकिन सम्मानजनक सीटें तब भी रहेंगी। लेकिन जी। इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में होगा। लॉन्ग टर्म का नुकसान ये है कि लोकसभा चुनाव हम्म। में अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि देश के स्तर पर अपोजिशन अलायंस जो है वो बीजेपी को हरा देगा या नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटा देगा। अगर वो जी। फिर जीत करके और सत्ता में आते हैं 300 सीटों के साथ या उससे हम्म। ज्यादा या उससे थोड़े कम सीटों के साथ अगर वो बैठते हैं, तो फिर हम्म। जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स बिहार में होगी, उस एग्रेसिव पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार नहीं टिक पाएंगे, और तब तब अगर वो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करते हैं
तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तो किसी हाल में नहीं मिलेगी, और विधानसभा के सीटों के बंटवारे में भी उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जी। ये स्थिति होगी अगर वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो फायदा, और तात्कालिक फायदा। वो भी बात तो है ना जी कि जो इनके जीते हुए सांसद हैं या विधायक हैं, वे आरजेडी के खिलाफ लड़कर आए थे, और अब उन्हें अगले चुनाव में उन मतदाताओं के पास नहीं जाना है जिनसे उन्होंने पहले वोट प्राप्त किया था। अब नए मतदाताओं के पास जाना है। वे क्या समझेंगे, कितना कबूल करेंगे, यह भी तो बड़ी बात है ना। हाँ, वो सीटों की अदला बदली होगी जिस पर हम लोगों ने कई बार पहले चर्चा की है, इसलिए हमने कहा कि इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, वो आरजेडी है। आरजेडी जी को इस अलायंस का ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आरजेडी तो लड़ी ही थी, आरजेडी को तो वही सीटें मिलेंगी जिस पर वो पिछली बार लड़ी थी। जी। उसको संभवतः कोई एक दो सीट ही ऐसी होगी जहां लड़ना होगा, जो नई सीट होगी उसके लिए, जो हम्म। ज्यादातर वही सीटें उसको मिलनी है जिस पर वो पहले लड़ चुकी है, जिस पर उसके लोग लड़ लेकिन के आज इस हारे। पर भी आपत्ति हुई है। संजय झा ने कहा है कि हम जीती हुई सीटों को छोड़ने वाले नहीं हैं। जहानाबाद की सीट मांग रही है आरजेडी, कटिहार की सीट मांग रही है आरजेडी। ये अति पिछड़ी जातियों की सीटें हैं, अति पिछड़े सांसद हैं। नीतीश कुमार छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां भी खींचतान शुरू हो गई है जी। तो वो भी एक रास्ता है निकलने का। जब ये हम लोग पहले इस पर चर्चा एक बार बहुत विस्तार से कर चुके हैं कि जो सीटों की अदला बदली की बात आएगी और नीतीश कुमार के सांसद भागने पाला बदलने की कोशिश शुरू करेंगे, जब बदलना शुरू करेंगे, उसमें कई लोग, हमको पता है, आपको भी पता है, कई लोग सीधे बीजेपी के संपर्क में है, नीतीश कुमार के एमपी, जी। और जैसे आरजेडी के साथ अलायंस फाइनल होगा, सीट बंटवारे की बात होगी, वो लोग बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक नुकसान नीतीश कुमार को अभी होना है इस अगर आरजेडी के साथ रहने में, और लाभार्थी आरजेडी है उसकी। तो जी। ये स्थिति अभी दिख रही है। इसके बावजूद ये मानना है कि जो सीटें मिलेंगी नीतीश कुमार को 16 या 17, उसमें से वो एक सम्मानजनक सीट जीत जाएंगे अलायंस में रहते हुए। ये इस बात पर कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है कि अगर नीतीश और लालू दोनों साथ लड़ेंगे, कांग्रेस और लेफ्ट भी साथ रहेंगे, तब भी बीजेपी स्वीप कर देगी 2014 की तरह। वो नहीं होना है। वो उसकी स्थिति अभी नहीं दिख रही है, और ये सी वोटर के सर्वे में भी दिखा लोगों को, जो हम लोगों को तो प्राइमरी लेकिन सोर्स नुकसान होगा, 16 सीटें नहीं जीत पाएंगे, नुकसान तो हाँ, होगा। वो नहीं होना। वो तो आप छोड़ 14 वाला स्वीप करना तो छोड़ ही दीजिए, 2014 की तरह स्वीप नहीं करेंगे। 2019 की तरह भी जो सीटें जीते थे वो भी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन तो नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा ना। नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा। नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा, और लाभार्थी आरजेडी होगी। नीतीश कुमार को एक तात्कालिक फायदा ये रहेगा कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। तात्कालिक नुकसान यह होगा कि उनकी सीटें घटेंगी, उनकी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी संसदीय दल में। और लॉन्ग टर्म में नुकसान यह होगा कि अगली बार बीजेपी जीत जाएगी, तो फिर इनके लिए बीजेपी के साथ बार्गेनिंग के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये स्थिति होगी आरजेडी के साथ रहते हैं। अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, वो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना बेस्ट प्रोपोजिशन है। वो सबसे अच्छा नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए है आरजेडी के मुकाबले। आरजेडी के साथ रहने पर तो नुकसान और फायदा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। बीजेपी के साथ जाते हैं तो वहां नुकसान की संभावना बहुत कम है। सिर्फ एक नुकसान, एक शर्त अभी उनकी अगर मान ली जाती है कि उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाता है। वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन अगर उसको टाल भी देती है बीजेपी और कहती है कि अभी खुद भी उनके नेता ने कहा, संजय झा ने, कि 2025 तक का मैंडेट है। अगर उस आधार पर ये मान भी लिया जाता है कि 2025 के पहले चुनाव नहीं होने चाहिए हैं, तब भी ये तय है कि नीतीश कुमार के लिए जीत की सिचुएशन, मतलब बीजेपी नीतीश दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है उस अलायंस में। इस अलायंस में आरजेडी के लिए विन है किसी चुका है, और जेडीयू के लिए थोड़ा कम विन का है, मतलब एक तरह का लूज का सिचुएशन है। इधर विन विन सिचुएशन है। बीजेपी के साथ विन विन सिचुएशन इसलिए है कि मान लीजिए कि उस अलायंस में अगर नीतीश कुमार को पिछली बार की तरह 17 सीटें नहीं मिलती हैं, 2-4 सीटें कम भी मिलती हैं, तो इस बात की गारंटी होगी कि उसमें से अधिकतम जीत जाएंगे वो। जी बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो मुख्यमंत्री आगे भी बने रह जाएंगे वो। फिर बीजेपी उनको नहीं हटाएगी। अगर उनके साथ लड़के बीजेपी बेटर परफॉर्म करके और ज्यादा सीटें जीतती है और फिर मजबूती से सरकार बनती है उनकी, तो हो सकता है कि बीजेपी उनको 2025 तक रखे और 2025 को लेकर के एक समझौता हो कि उस समय क्या फाइनल होगा। हो सकता है उस समय चेहरे पर चुनाव न लड़ने की बात हो, वो तो बहुत दूर की बात है। तात्कालिक लाभ यह है कि बीजेपी के साथ समझौता कर लें, और बीजेपी अगर उनको मुख्यमंत्री बनाए रखती है तो वो मुख्यमंत्री भी रह जाएंगे, उनके एमपी भी ज्यादा से ज्यादा बच जाएंगे, उनका जो संसदीय दल टूटने की बात हो रही है वो भी नहीं टूटेगा। बिहार के विकास के लिए जो कुछ वो करने की बातें कर रहे हैं वो भी कर लेंगे। और उनका जो कोर ग्रुप है, पीयर ग्रुप जो है, उस पीयर ग्रुप में कुछ लोग जो लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए फायदा हो जाएगा। वो सब वो लड़ पाएंगे, अपनी पसंद की सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे वो लोग।
केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई चल रही है, कई नेता टारगेट पर हो सकते हैं, कई नेताओं के करीबी कारोबारी लोग टारगेट पर हो सकते हैं, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, उन सबको राहत की सांस लेंगे वो सब लोग। तो ये उनके लिए, नीतीश कुमार के लिए विन विन सिचुएशन बनती है बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं, तो उसमें नुकसान की गुंजाइश कम है। सिर्फ ये जो हमने पहले कहा था कि अपना नर्व होल्ड करके नीतीश कुमार को रखना है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के। बीजेपी, जी देखिए बीजेपी को अंदाजा जरूर है कि जो हम पहले कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक एक सीट पर जब वो लोग बात कर रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई जोखिम ले बिहार की 40 सीटों में। हम्म। जी, एक एक बहुत अच्छी बात है कि सर्वे ने कहा कि उसको 18-20 सीटें आ जाएंगी उस अलायंस को, एनडीए को। लेकिन जिस एनडीए को पहले 39 सीटें आई हुई हैं, उसको 20 सीट पर आना तो एक बड़ा नुकसान हुआ, आधी सीटों का बिल्कुल नुकसान हो बिल्कुल। गया। बीजेपी जी की अपनी अगर 16 से 1, 2, 3 सीटें भी कम हो जाती हैं तो ये सोचना होगा कि बीजेपी उसकी भरपाई कहां करेगी। बीजेपी ऑलरेडी अपने असर वाले हर राज्य में पीक पर है, जितनी सीटें हैं उतनी जीत चुकी है वो, उससे ज्यादा जी। सीटें वो नहीं जीत सकती है। तो नुकसान अगर हम्म। 2 सीट का भी होगा, 3 सीट का भी होगा, तो उसकी भरपाई करने के लिए दूसरा स्टेट नहीं है बीजेपी के पास। तो इसलिए भी बीजेपी कोई जोखिम, एक 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 ऐसा जो जमा जमाया जहां स्टेट है उसका, जहां उसका एक मजबूत कोalition बन सकता है, वहां बीजेपी जोखिम नहीं लेगी। बीजेपी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ हमारी बातचीत हो जाए, हमारा तालमेल हो जाए नीतीश कुमार के साथ। तो ये दोनों में अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का अलायंस ज्यादा फायदेमंद होगा, आरजेडी का अलायंस कम फायदेमंद होगा। नहीं, मैंने कई विधायकों से बात की जेडीयू की, वे भी चाहते हैं कि देखिए यदि बीजेपी के साथ चलते हैं तो भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। भले ही नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद, चाहे वो लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हो या 2025 में हो, और बीजेपी के साथ सीटों की संख्या पर्याप्त रहेगी, नीतीश कुमार भले दिल्ली चले जाएं नए चुनाव के बाद, लेकिन पार्टी बची रहेगी, पार्टी के विधायक रहेंगे, पार्टी का वजूद खत्म नहीं होगा। यह भी मानना है जेडीयू के कई विधायकों का, जो उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। जिस तरह से अभी आज की तारीख में लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से संसदीय दल उनका टूट जाने की संभावना दिख रही है, 8-9 सांसद वल्नरेबल है, अभी चिंता में है कि उनकी सीट का क्या होगा। उसी तरह जब जी विधानसभा की बात आएगी तो उनके विधायक होंगे चिंता में, क्योंकि विधायक भी जी तो सारे जेडीयू के सारे विधायक तो आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ ही लड़के जीते हैं ना। बीजेपी के बिल्कुल। अलायंस में थे और आमने-सामने का मुकाबला था आरजेडी और कांग्रेस के साथ। तो जब जी जब उनके बीच सीटों का बंटवारा शुरू होगा तो बड़ी संख्या में सीटों की अदला-बदली होने लगेगी। फिर तो विधायकों, जो सिटिंग विधायक है, उनकी टिकट कटेगी, क्योंकि हम्म। नई सीट मिलेगी जेडीयू को, वहां तो दूसरा नेता होगा। तो जी ये वो बिल्कुल। विधायक भी ऐसा क्यों चाहेंगे, वो सारे विधायकों की भी वही भी चाहते होंगे, जिस तरह से अभी सांसद चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम्म। चला जाए, उस तरह विधायक भी चाहते होंगे कि बीजेपी के साथ चला जाए। और पीयर ग्रुप इन्हीं लोगों से बनता है, जो आपका एमपी है, जो आपके एमएलए हैं, जो एमएलसी हैं, जिनको आपने मंत्री बना रखा है, जो आपके साथ रोज उठते बैठते हैं, जो बिजनेसमैन है, कारोबारी, जिनका इंटरेस्ट है, जिनका स्टेक लगा हुआ है बिहार में। जो अफसर हैं, अफसर भी तो परेशान और हैं कि अधिकारी हैं, कहीं बिल्कुल, मिली और सुने। जो अधिकारी हैं, जो आपके साथ पिछले 18 साल की सरकार में जिन लोग अच्छे-अच्छे पदों पर रहे हैं, और आप देखिए किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां अधिकारियों को निशाना बना रही हैं। जी जरा-सा आप रॉन्ग साइड हैं। अभी देखिए साहेबगंज के में अवैध खनन की बात आई झारखंड में, और वहां के कलेक्टर के यहाँ छापा पड़ गया और कुछ नहीं हम्म। मिला। गलती से ही सही, लेकिन उनके घर में 13-14 9mm की पिस्टल की गोलियां मिल गई। अब ये आर्म्स जी एक्ट का केस बन जाएगा। आप बचाव का रास्ता ढूंढिए, आपके पास सिर्फ 8 लाख रुपए मिले, पैसे रुपए की कोई गड़बड़ी न पकड़ी जाए, तब भी कोई एक दस्तावेज, कोई एक चीज ऐसी मिल सकती है जिससे आपका पूरा करियर तबाह हो जाए। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि कितने आईएएस अधिकारी जेल में हैं, झारखंड में आईएएस अधिकारी जेल में हैं। तो ये स्थिति जो है, अधिकारियों के लिए भी चिंता की स्थिति है। केंद्र में अगर उनको लग रहा होता कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इंडिया ब्लॉक इतना मजबूत हो गया है अब कि वो बराबरी की टक्कर दे रहा है, अगर ऐसा दिख रहा होता तब तो हो सकता है कि वो एक बैलेंस्ड व्यू रखते। लेकिन जी। यहाँ तो कोई लड़ाई ही, जिस जो बार बार जेडीयू ने खुद ही एक्सपोज किया इस बात को कि हम्म। इंडिया ब्लॉक जो है वो लड़ने को ही तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की कोई बात ही नहीं मानी जा रही है, न कैंपेन शुरू हुआ, न जी सीट शेयरिंग हुई, न टिकटों का बंटवारा तय हुआ, तो क्या लड़ाई होगी, न संयोजक तय हुआ, न प्रधानमंत्री का पद। तो ये चीजें अभी ऐसी हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार का जो पूरा पीयर ग्रुप है, जिसमें उनके कोर ग्रुप के हम्म। अधिकारी हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, सब चाह रहे होंगे कि किस तरह से इस अभी और आगे का भविष्य अपना सुरक्षित करें, लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में कैसे अपना भविष्य सुरक्षित करें। तो ये इन चीजों की वजह से, और जैसा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव विश्लेषण किया, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक तथ्यों के आधार बिल्कुल। पर, कि नीतीश कुमार के साथ का बीजेपी के साथ उनको ज्यादा फायदा है, आरजेडी के साथ उनको फायदा कम और नुकसान है, और आरजेडी को फायदा है, आरजेडी लाभार्थी है उसमें। यही समझ के आरजेडी अभी चुप है।
अब फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो अपना और अपनी पार्टी, अपने तमाम नेताओं का भविष्य देखते हुए करते हैं कुछ, या अपनी एक आइडियोलॉजी जिसको लेकर के वो गए थे उसके साथ चिपके रहते हुए मौजूदा गठबंधन को बनाए रखते हैं। ये उनको डिसाइड करना है, और कई दूसरी चीजें मिल करके उनको ये डिसीजन करने में मदद करेंगी, जिसमें केंद्र चलिए सरकार का जी रवैया, भाजपा का रवैया, ये सब चीजें बहुत मैटर करेंगी। मैटर करेगी। तो देखिए, फैसला नीतीश कुमार को करना है कि पार्टी को बचाना है या आइडियोलॉजी पर चलना है। तो क्या नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, इस पर चर्चाएं होती रहेगी, हम भी चर्चा करते रहेंगे। बिहार में सियासत की गर्मी साफ साफ दिख रही है। तो आज की चर्चा के लिए धन्यवाद अजीत जी। हम अपने दर्शकों को कहते हैं, चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।